decision making situations. Second group, पेपर 10। हाँ जी बिल्कुल, आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेकंड ग्रुप पेपर 10। मार्जिनल कॉस्टिंग में कुछ स्पेसिफिक डिसीजंस हमें लेने होते हैं। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो मार्जिनल कॉस्टिंग है वो बेसिकली क्या है, डिसीजन मेकिंग टेक्निक है। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि नहीं, इसी में चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर कॉमन है तो आप इधर भी चला सकते हैं। बाकी जो चैप्टर स्पेसिफिक होंगे वो आप अलग कॉपी में कर लेना। बस हेडिंग डाल लो, मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो बेसिकली एक क्या है, डिसीजन मेकिंग टेक्निक है। नाउ अब बात ये आती है कि इस मेथड का यानी मार्जिनल कॉस्टिंग का यूज लेकर हम अपने डिसीजंस कैसे लेते हैं, आज हमें वो सीखना है। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए, डिसीजन नंबर 1। आपके सिलेबस में मार्जिनल कॉस्टिंग के बेस्ड 7 डिसीजन है। नो नो, दिस इज नॉट अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग। ये मैंने आपको फर्स्ट डे लिखवाया था कि जिस तरह से आपकी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग होती है वो मेथड ऑफ कॉस्टिंग नहीं होती है, वो केवल एक डिसीजन मेकिंग टेक्निक है। यानी विद द हेल्प ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग हम कई शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेते हैं। अब हमारे सिलेबस में, इंटर के सिलेबस में, हाँ बिल्कुल, डिसीजन मेकिंग टूल, बहुत बढ़िया अंजलि। अब हमारे इंटर के सिलेबस में 7 डिसीजंस हमें पढ़ने हैं। बाकी के डिसीजन आप फाइनल लेवल पर पढ़ते हो। इसके डिसीजन नंबर 1 हेडिंग डालेंगे, मेक और बाय डिसीजन। मेक और बाय डिसीजन, बहुत आराम से धीरे धीरे मेरी बातों को सुनोगे आप। बनाएं या बना बनाया बाहर से खरीदें। द डिसीजन इज, या तो हम खुद बनाएं, दैट विल बी कॉल्ड मेक, या हम बना बनाया बाहर से खरीदें, दैट विल बी कॉल्ड बाय। तो हमारा जो पहला डिसीजन है वो है मेक और बाय डिसीजन। लिखेंगे इसमें, दिस डिसीजन is related to component of product, not for product. The most important point is this, ये जो मेक और बाय डिसीजन है ये किसी प्रोडक्ट के लिए नहीं लिया जाता है, बल्कि उस प्रोडक्ट में लगने वाले किसी कंपोनेंट का डिसीजन होगा। व्हाट डज इट मीन? मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूं साइकिल, मुझे बताइए जो बाइसिकल होती है वो प्रोडक्ट है या कंपोनेंट है? जो बाइसिकल है दैट इज अ प्रोडक्ट और कंपोनेंट?
प्रोडक्ट है। उस बाइसिकल में लगने वाली घंटी, जो बाइसिकल के ऊपर लगती है ना, ट्रेन 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 ट्रेन, वो घंटी बताइए प्रोडक्ट या कंपोनेंट ऑफ द बाइसिकल? कंपोनेंट। बहुत बढ़िया। तो मेरी बात को सुनना, ये डिसीजन बाइसिकल पर लागू नहीं होगा कि हमें उस साइकिल को खरीदना है या बनाना है। वी आर ओनली डिस्कसिंग द कंपोनेंट ऑफ द प्रोडक्ट। और बात सुनिएगा, बाइसिकल में लगने वाली चेन, तो जो वो बाइसिकल की चेन है वो उस बाइसिकल का क्या है, एक कंपोनेंट है। तो मेक और बाय डिसीजन केवल और केवल कंपोनेंट पर अप्लाई होगा, प्रोडक्ट पर अप्लाई नहीं होता है। प्रोडक्ट के ऊपर डिसीजन दूसरा होता है जो आप फाइनल लेवल पर जाकर पढ़ते हैं। यहां हमें जो डिसीजन लेना है कि हम बनाएं या बना बनाया खरीदें, हम ये डिसीजन लेना चाह रहे हैं कंपोनेंट ऑफ द प्रोडक्ट। क्लियर है पहली लाइन? बिल्कुल। वी आर ओनली कंसर्न विथ कंपोनेंट ऑफ अ प्रोडक्ट, नॉट फॉर द प्रोडक्ट। आइएगा, लिखेंगे केस ए, when we purchase component then capacity released remains idle। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, अगर हम कंपोनेंट को खरीदने जाते हैं तो जो कैपेसिटी रिलीज होगी वो खाली पड़ी रहेगी या आइडल रहेगी। अब इसका मतलब क्या होता है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं आपको धीरे धीरे एग्जाम्पल से लेकर चलता हूं। देखिए, ये आपका फैक्ट्री प्रेमाइसेस है, ठीक है? पीछे लो, when we purchase the component then capacity released remains idle। पहले इसका मीनिंग समझेंगे कि केस ए लग कैसे रहा है, फिर हम इसके रूल पढ़ेंगे कि कैसे हम इसको डिसीजन में लाएंगे। आइए देखिए क्या हो रहा है कि आपकी ये एक फैक्ट्री प्रेमाइसेस है, इसमें ये जो एक कंपोनेंट, सॉरी, फैक्ट्री प्रेमाइसेस का पार्ट है, यहां पर आप एक कंपोनेंट बनाते हो, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग। लिसन वेरी केयरफुली। और ये जो एरिया है यहां पर आप वो प्रोडक्ट बनाते हो जिस प्रोडक्ट में ये कंपोनेंट लगता है। नाउ अब आप डिसीजन क्या लेना चाह रहे हो, मेरी बात को सुनना, कि अगर हम ये कंपोनेंट बनाना बंद कर दें, यानी व्हाट डज इट मीन, अगर हम खरीदने लग जाएं, हम इस कंपोनेंट को यहां से बनाना बंद कर दें और खरीदने लग जाएं, तो ये जो सारा का सारा एरिया है ये फ्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कैपेसिटी फ्री हो गई यहां की। अब पॉइंट क्या बोल रहा हूं, ये जो कैपेसिटी फ्री हो रही है ये बेकार पड़ी रहेगी, कोई यूज नहीं है इसका, नो यूज, इसे बोलते हैं रिमेन्स आइडल। यानी मेरी बात को फिर ध्यान से सुनना,
एट प्रेजेंट में इस एरिया में तो प्रोडक्ट बना रहा हूं और इस एरिया में कंपोनेंट बना रहा हूं। नाउ मैनेजमेंट वांट्स टू डिसाइड कि यार हम कंपोनेंट को बाहर से खरीदने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर सस्ता मिल रहा है और बनाने की कॉस्ट ज्यादा है, मैनेजमेंट को ऐसा लगता है। लेकिन अब समस्या क्या है कि जिस जगह पर ये कंपोनेंट बन रहा है, ये जो एरिया या ये जो कैपेसिटी, यहां जो रिसोर्सेज हैं वो फ्री हो जाएंगे और फ्री होने के बाद उनका कोई यूज नहीं है। तो बताइए, क्या मुझे ये कंपोनेंट यहीं बनाना चाहिए या मुझे इसको बाहर से खरीदना चाहिए? तो लिखेंगे, इन दिस सिचुएशन in this situation, हाँ मैं वापस बता देता हूं अंजलि, एक मिनट। इन दिस सिचुएशन वी हैव टू कंपेयर वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग with purchase cost, with purchase cost, and take appropriate decision. And take appropriate decision. वापस से मेरी बात को सुनना, ये मेरी एक फैक्ट्री प्रेमाइसेस है। इस फैक्ट्री में यहां पर तो मैं बनाता हूं प्रोडक्ट, और इस प्रोडक्ट को बनाने में एक कंपोनेंट चाहिए, वो कंपोनेंट मैं यहां बनाता हूं। ठीक है अंजलि? अब मैनेजमेंट डिसीजन लेना चाहता है कि ये जो मैं कंपोनेंट बना रहा हूं, ये कंपोनेंट बनाने के बजाय मैं बना बनाया बाहर से ले आऊं, क्योंकि आउटसाइड सप्लायर मुझे सस्ता दे रहा है। तो अब प्रॉब्लम क्या है, अगर आप कंपोनेंट बनाना बंद कर दोगे तो ये जो कैपेसिटी है ये फ्री हो गई। मान लो ये कोई रूम था, ये रूम फ्री हो गया अब आपका, जहां कंपोनेंट बनाते थे, और ये जो कैपेसिटी फ्री हो रही है इसका कोई यूज नहीं है, रिमेन्स आइडल, बेकार पड़ा रहेगा ये। नाउ इस सिचुएशन में मैनेजमेंट वांट्स टू टेक अ डिसीजन कि वेदर कंपोनेंट शुड बी मैन्युफैक्चर्ड और नॉट। यही बात मैंने केस ए में लिखी है कि जब हम कंपोनेंट को परचेज करने लग जाएंगे तो जो कैपेसिटी फ्री होगी, रिलीज होगी, वो बेकार पड़ी रहेगी। तो अब मेरा रूल क्या बना, कंपेयर वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग विथ परचेज कॉस्ट। केवल वेरिएबल कॉस्ट कंपेयर करूंगा। द रीजन इज, क्यों? क्योंकि अगर यहां पर कोई फिक्स कॉस्ट लग रही थी तो भैया ये हिस्सा तो अभी भी है तो मेरी फैक्ट्री में ही, तो फिक्स कॉस्ट तो अभी भी लगती रहेगी। आपको ये पता है कि फिक्स कॉस्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लीजिए, स्टेटमेंट शोइंग कंपैरेटिव कॉस्ट, स्टेटमेंट शोइंग कंपैरेटिव कॉस्ट। यहां पर तो मेक की कॉस्ट और यहां पर बाय की कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल जो लग रहा होगा, क्योंकि वो हमारी वेरिएबल कॉस्ट होती है, डायरेक्ट लेबर जितना लगेगा
और जो भी वेरिएबल ओवरहेड्स लगेंगे, ये लीजिए, ये हमारे पास आ गई कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। और यहां पर हम ले लेंगे कॉस्ट ऑफ परचेस। बाहर से खरीदने जाएंगे तो जितने में आएगी वो हमारी परचेस कॉस्ट हो गई। ये लीजिए, इन दोनों को कंपेयर कर लोगे और डिसीजन ले लिया जाएगा। हाँ जी, डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस एक ही बात है अनुश्री। लेबर लिखूं या वेजेस लिखी जाए? दैट इज अ पार्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। तो लीजिए, आपका केस ए का डिसीजन का आंसर आ गया। यानी अगर आप कंपोनेंट को परचेस करते हैं और देयर इज नो बेनिफिट ऑफ द कैपेसिटी, तो आप केवल और केवल एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना देंगे मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस बाय का, जिसमें आप वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ले लेंगे और उसके टोटल को बाइंग कॉस्ट से कंपेयर कर लेंगे। बोलिए, क्लियर है बिल्कुल? लिख लिया सभी ने? आइए लिखेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल A Limited manufacture product X which requires a component Z which is available in market at rupees 5 per unit। आप एक प्रोडक्ट एक्स बनाते हो जिसमें आपको एक कंपोनेंट चाहिए जेड, जो कि मार्केट में 5 रुपए पर अवेलेबल है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट Z is डायरेक्ट मटेरियल 2 रुपए, डायरेक्ट लेबर 1.25, वेरिएबल ओवरहेड 0.45 एंड फिक्स्ड ओवरहेड 2.15। टोटल कॉस्ट आपको दे रखी है 2 प्लस 1.25 प्लस 0.45 प्लस 2.15, दैट इज 5.85। ये आपको उस कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का डेटा दिया हुआ है। डिसाइड वेदर component Z should be manufactured or purchased from outside, or purchase
from outside assuming release capacity having no use. Released capacity having no use. आपको बताना है कि ये जो कंपोनेंट Z है ये आउटसाइड मार्केट में तो 5 रुपए का मिल रहा है और मैनेजमेंट बोल रहा है कि अगर हम इसको बनाते हैं तो हमारी बनाने की कॉस्ट लग रही है 5.85। ये मैनेजमेंट ने डेटा दिया है। तो मैनेजमेंट ये चाह रहा है कि यार क्यों ना हम बाजार से खरीदने लग जाएं, क्योंकि 5 रुपए देखने पर लग रहा है कि इधर तो 5.85 की कॉस्ट आ रही है और इधर 5 की कॉस्ट आ रही है, बट ये डिसीजन का तरीका नहीं है। अब हमें बताना है कि अगर रिलीज्ड कैपेसिटी का कोई ऑल्टरनेटिव यूज नहीं है तो क्या हमें वो कंपोनेंट बनाना चाहिए या बना बनाया बाहर से लेना चाहिए। लिख लिया सभी ने ये क्वेश्चन एग्जांपल। देखिए कईयों ने तो आंसर भी निकाल दिए हैं, बहुत बढ़िया। आइए हमें केवल और केवल कंपैरेटिव कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना है। कंपैरेटिव कॉस्ट स्टेटमेंट। आइए शॉर्ट में बना देता हूं। ये तो है मेक और ये बाय। बताइए बनाने में डायरेक्ट मटेरियल लगेगा 2 रुपए का। डायरेक्ट लेबर कितनी लग रही थी हमारी 1.25 की और वेरिएबल ओवरहेड लग रहे थे 0.45। बस कॉस्ट यही लगेगी ओनली, क्योंकि फिक्स कॉस्ट फिक्स रहेगी, आप काम करो या मत करो। दैट मींस 3.7 और कॉस्ट ऑफ परचेज बताइए व्हाट शुड बी द डिसीजन, क्या करना चाहिए। 0.45 क्यों दे रखी है ना, वेरिएबल ओवरहेड्स हैं 0.45। अपना रूल क्या था, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग विल बी कंपेयर्ड विद द परचेज कॉस्ट। 2.15 क्या बोल रहे हो अंजलि, कहां पर, वो तो फिक्स्ड ओवरहेड है 2.15। तो वेरिएबल ओवरहेड देखिएगा 0.45। हाँ कोई बात। तो लीजिए बस हमारा डिसीजन आ गया कि डिसीजन कंपनी शुड मैन्युफैक्चर द कंपोनेंट। कंपनी शुड मैन्युफैक्चर द कंपोनेंट। तो डिसीजन लिख दीजिए कंपनी शुड मैन्युफैक्चर द कंपोनेंट। आइए केस बी। when released capacity डिसीजन आ जाएगा कंपनी शुड मैन्युफैक्चर द कंपोनेंट। मैंने लिखा नहीं, अब लिख लो कंपनी शुड मैन्युफैक्चर द कंपोनेंट। ये आपका डिसीजन हो जाएगा, कंपनी शुड मैन्युफैक्चर द कंपोनेंट।
ठीक है, लिखिएगा व्हेन रिलीज्ड कैपेसिटी हैविंग सम बेनिफिट्स, हैविंग सम बेनिफिट्स। नाउ अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो कैपेसिटी रिलीज होगी, यानी जब आप कंपोनेंट को बनाने के बजाय बाहर से लेने लग जाओगे तो कैपेसिटी फ्री होगी, वो कैपेसिटी आपको कुछ बेनिफिट दे रही है। देखिएगा कैसे, कई तरीके से हम बात कर सकते हैं, देखना। ये फैक्ट्री है, ये लीजिए, ये इस फैक्ट्री में यहां तो बनता है प्रोडक्ट और यहां बनता है कंपोनेंट। नाउ लिसन केयरफुली, मैनेजमेंट एक डिसीजन लेना चाहता है कि यार क्या ये कंपोनेंट हम बाजार से खरीदने लग जाएं, और अगर बाजार से खरीदोगे तो ये कैपेसिटी फ्री हो जाएगी, ये फ्री कैपेसिटी को हम किराए पर दे देंगे, रेंट आउट एट ₹8,000। हमने किसी को किराए पर दे दिया, भाई हमारे पास ये जो फैक्ट्री थी इसमें ये हिस्सा फ्री हो गया, क्या करें, बोले इस हिस्से को क्या कर दो, किसी को किराए पर दे दो ताकि एक बेनिफिट जनरेट होना चालू हो जाए। या फिर मैन्युफैक्चर अदर प्रोडक्ट वाई, प्रोवाइड contribution of ₹2,000। या फिर हम यहां पर इस जगह को यूज करेंगे और हम एक नया प्रोडक्ट बनाने लग जाएंगे वाई, और वाई को जब हम मार्केट में बेचने जाएंगे तो वो हमें ₹2,000 कमा कर देगा। और मैंने अलग अलग सिचुएशन लिए हैं, मेरी बात को समझना, मैं केवल और केवल एक बात आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं कि जो कैपेसिटी कंपोनेंट के खरीदे जाने की वजह से अगर फ्री होगी, उस कैपेसिटी को अब हम फ्री नहीं रख रहे हैं, आइडल नहीं है, हैविंग सम बेनिफिट्स। हमने उस जगह को किराए पर दे दिया तो किराया आना चालू हो गया, हमने उस जगह का यूज करके कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाना चालू कर दिया जहां पर हम कुछ कंट्रीब्यूशन कमाने लग गए। तो अब हमें डिसीजन लेना है कि वेदर वी शुड मैन्युफैक्चर द कंपोनेंट और बाय द कंपोनेंट। लिखेंगे अंडर दिस सिचुएशन, अंडर दिस सिचुएशन we must compare variable cost of manufacturing with net cost of buying। अंडरलाइन कर लो, नेट कॉस्ट ऑफ बाइंग से कंपेयर किया जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को आप किससे कंपेयर करोगे, नेट कॉस्ट ऑफ बाइंग से कंपेयर करोगे। हियर net cost of buying means, here net cost of buying means
कॉस्ट ऑफ परचेज माइनस बेनिफिट रिसीव्ड, माइनस बेनिफिट रिसीव्ड। ये लीजिए, ये हमारा डिसीजन का तरीका होगा। हम वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को कंपेयर करेंगे नेट कॉस्ट ऑफ बाइंग से। और नेट कॉस्ट ऑफ बाइंग कैसे आएगी? हमारा परचेस करने पर जो खर्चा होगा उसमें से मैं माइनस कर दूंगा परचेस किए जाने की वजह से मुझे क्या बेनिफिट रिसीव होने वाला है। कंपैरिजन अब यहां पर इससे होगा। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग विल बी कंपेयर्ड विथ नेट कॉस्ट ऑफ बाइंग। पॉइंट समझ में आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि आप जब कंपोनेंट को बाहर से खरीदने गए तो ही आपको यह बेनिफिट मिला। मैंने क्या किया है समझो, बनाऊंगा तो बनाने की कॉस्ट लगेगी, बाहर से खरीदूंगा तो बाहर से खरीदने की कॉस्ट लगेगी, लेकिन बाहर से खरीदने की वजह से ही तो मुझे ये बेनिफिट मिल रहा है। तो मैंने क्या किया, बाहर से खरीदने की कॉस्ट को नेट ऑफ कर दिया, कॉस्ट ऑफ परचेज माइनस बेनिफिट रिसीव्ड। बिल्कुल। तो यानी अगर मैं स्टेटमेंट बनाऊंगा तो कैसे बनेगा? ये लिख लिया हो तो मैं स्टेटमेंट बनाऊं, बस आपका पहला डिसीजन कंप्लीट इसके स्टेटमेंट के बाद। लीजिए, कंपैरेटिव कॉस्ट स्टेटमेंट। कंपैरेटिव कॉस्ट स्टेटमेंट। बस समझते जाओगे तो कहीं भी क्वेश्चन करते समय दिक्कत नहीं आएगी। कॉन्सेप्ट पकड़ो टॉपिक का तो आपको बहुत आसान लगेगा। आइए, सबसे पहले हमने डायरेक्ट मटेरियल ले लिया, हमने फिर डायरेक्ट वेजेस ले ली और वेरिएबल ओवरहेड ले ली। ये लीजिए, ये आ गई कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, अब इधर आए हम, यहां सबसे पहले लिखूंगा कॉस्ट ऑफ परचेज। ठीक है, इसमें से माइनस कर दूंगा बेनिफिट रिसीव्ड। ये आंसर आ जाएगा। एक मिनट आप होल्ड करना इसको।
हाँ जी, क्लियर है बिल्कुल ये पॉइंट। तो हम कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को कंपेयर कर लेंगे नेट कॉस्ट ऑफ बाइंग से। नेट कॉस्ट ऑफ बाइंग से, ये लीजिए। ठीक है, बेनिफिट रिसीव्ड किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे देखिएगा मैं आपको बताता हूं। लिख लिया, आइए एग्जाम्पल। शॉर्ट में अपन लिख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दे रखा है। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल ₹4, डायरेक्ट वेजेस ₹2.5। 1 मिनट होल्ड कर। वेरिएबल ओवरहेड दे रखे हैं 1.50 और फिक्स्ड ओवरहेड आपको दे रखे हैं 15,000। कॉस्ट ऑफ बाइंग ₹8.25। नंबर ऑफ यूनिट्स, बेटा ले बिगाड़ दिया तूने। नंबर ऑफ यूनिट्स लिख लें 2000। रुक जा बेटा, एक मिनट आप ले लिखो। नंबर ऑफ यूनिट्स 2000। फिर लिखो इफ कंपोनेंट एक्वायर्ड फ्रॉम मार्केट, if component acquired from market, then there will be, अरे बेटा ए यार इसको, then there will be saving of fixed cost to the extent ₹4,000. If we purchase component from outside, रिपीट कर रहा हूं, if we purchase component from outside, then there will be saving in fixed cost. There will be saving in fixed cost
to the extent of rupees 5,000.